हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस गुरुकुल में। हम कक्षा 10 का अध्याय 1 देख रहे थे और उसके अंदर हमने कुछ बेसिक बातें देख ली थी, जैसे भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। इसके साथ ही हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीख लिया था। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका पहला प्रकार, संयोजन अभिक्रिया। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे दो पदार्थ है ए और बी और दोनों मिलकर कोई एकल यौगिक बना रहे हैं, यानी दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रियाएं। यानी ये क्या है? दोनों अभिकारक और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? एकल उत्पाद। और ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रियाएं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, कोयले का दहन। और कोयले का दहन यानी दहन का मतलब क्या होता है? जलाना। और किसको जला रहे हैं हम? कोयले को जला रहे हैं। और कोयले के अंदर क्या होता है? कार्बन। तो यहाँ पे देखिए कि हमने कार्बन की रिएक्शन कराई किससे? O2 से। यानी किसकी उपस्थिति में जलेगा? O2 की उपस्थिति में जलेगा। यानी कोई भी पदार्थ हो किसकी उपस्थिति में जलता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। तो हमने कार्बन को जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हमें मिला क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें प्राप्त हुई। यानी दो अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं? एकल उत्पाद बना रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है जल का निर्माण। इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमने हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन किससे करा दी? ऑक्सीजन से करा दी। यानी हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई और हमें मिला जल, यानी H2 हमें मिल गया। ठीक है। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि दो अभिकारक यानी H2 और O2 मिलकर एकल उत्पाद यानी H2O बना रहे हैं। वैसे ही जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि हमने कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जल से कराई और हमें मिल गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी बिना बुझे चूने की रिएक्शन हमने किससे कराई? जल से कराई, तो हमें क्या मिला? बुझा हुआ चूना मिला। जो बिना बुझा चूना होता है वो हम दिवाली पर जो चूना लाते हैं सूखा, वही होता है। ठीक है। और इसकी रिएक्शन हमने किसके कराई? जल से कराई। और जल से कराने के बाद में क्या होता है कि वो हमें किसके रूप में मिलता है? सफ़ेदी के रूप में हमें मिलता है, जिसका हम क्या करते हैं? दीवारों पर उसकी पुताई करते हैं। ठीक है। और जैसे ये दीवारों पर इसकी पुताई की जाएगी तो वो किससे रिएक्शन करेगा? वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से, और हमें क्या मिल जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा और इससे जल बाहर निकल जाएगा। जल कैसे बाहर निकलेगा? जैसे ही दीवार पर क्या होगा? सूर्य का प्रकाश पड़ेगा और सूर्य का प्रकाश पड़ते ही ये जल बाहर की ओर निकल जाएगा। जो हमारा अगला प्रकार है वो है वियोजन अभिक्रिया। इसको ही क्या बोलते हैं? अपघटन। ठीक है। अब यहाँ क्या होता है? यहाँ पे AB कोई अभिकारक है और वो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। यानी कोई यौगिक है और वो टूटा दो पदार्थ के रूप में, तो ऐसी अभिक्रियाएं वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। वियोजन अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तो चलिए 1 बाय 1 इनको देखते हैं कि कौन कौन सा इसका प्रकार है। वियोजन अभिक्रिया का पहला प्रकार है ऊष्मा वियोजन। और ऊष्मा वियोजन के अंदर क्या होगा? हमें ऊष्मा की रिक्वायरमेंट होगी, यानी जो भी रिएक्शन होगी वो किसकी उपस्थिति में होगी? ऊष्मा की उपस्थिति में होगी। जो इसका नेक्स्ट प्रकार है वो है विद्युत वियोजन। और विद्युत वियोजन का मतलब है कि हमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी जब रिएक्शन हो रही हो। इसका तीसरा प्रकार है प्रकाशीय वियोजन। इसके अंदर क्या होगा? हमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन ही क्या होता है? प्रकाशीय वियोजन होता है। तो देखते हैं पहले ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन क्या होता है? ऊष्मीय वियोजन। तो इसको उदाहरण से समझते हैं कि हमने फेरस सल्फेट लिया और उसको ऊष्मा की उपस्थिति में रिएक्शन कराई, तो हमें मिला फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड हमें किसके रूप में मिला? सॉलिड रूप में मिला, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड हमें गैस के रूप में मिले। जो फेरस सल्फेट था वो रिएक्शन कराने से पहले किस कलर में था? हरे रंग में था। और जैसे ही ऊष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया हुई तो हमें
किस रूप में मिलेगा, फेरिक ऑक्साइड के रूप में मिलेगा, और उसका कलर कैसा होगा, भूरा लाल रंग होगा। ऐसे ही इसकी नेक्स्ट अभिक्रिया है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमने चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट लिया, और कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा की उपस्थिति में रिएक्शन कराई, तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली। अब चूना पत्थर से क्या मिला हमें, बिना बुझा हुआ चूना, और इस बिना बुझे हुए चूने को जैसे ही हम जल में डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और इसी को क्या बोलते हैं हम, सफेदी। अगला प्रकार देखते हैं विद्युत वियोजन, और विद्युत वियोजन के अंदर क्या होगा, हमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी, और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजन कौन सा वियोजन होता है, विद्युत वियोजन। एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमने जल लिया और जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की, तो हमें क्या मिला, हाइड्रोजन गैस मिली और ऑक्सीजन गैस मिली। अब इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि हमें हाइड्रोजन गैस कैसे मिली और ऑक्सीजन गैस कैसे मिली। तो हमने क्या किया कि एक 6 वोल्ट की बैटरी ली और ग्रेफाइट की 2 रोड ली। जो 6 वोल्ट बैटरी है उससे हमने ग्रेफाइट को रोडों को जोड़ दिया, एक तरफ एनोड और एक तरफ कैथोड। एनोड किसको बोलेंगे, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, कैथोड किसको बोलेंगे, जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखिए कि जो हमें ऑक्सीजन है वो कहाँ मिल रहा है, एनोड पर मिल रहा है, यानी एनोड पर ऑक्सीजन मिल रहा है। अब पता है कि जो ऑक्सीजन है वो क्या कर रहा है, इसके अंदर क्या होगा, माइनस चार्ज होगा, और माइनस चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, यानी ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ में कौन सी गैस मिल जाएगी, ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। जो माइनस है उसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। विद्युत वियोजन देख लिया हमने। अब चलते हैं इसके अगले प्रकार पर, वो है प्रकाशीय वियोजन, यानी सूर्य के उपस्थिति में होने वाला वियोजन कौन सा वियोजन होता है, प्रकाशीय वियोजन। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमने AgCl लिया है और AgCl को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन कराई, और रिएक्शन कराने के बाद में हमें क्या मिला, Ag मिला और क्लोरीन मिला, यानी जो AgCl था वो टूटकर किस में कन्वर्ट हो गया, Ag में कन्वर्ट हो गया और Cl2 में कन्वर्ट हो गया, यानी जो एकल अभिकारक था वो किस में कन्वर्ट हो गया, 2 या 2 से अधिक उत्पाद के रूप में कन्वर्ट हो गया, और किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सिल्वर क्लोराइड लिया है और उसको सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये किसके रूप में मिल जाएगा हमें, Ag के रूप में और क्लोरीन के रूप में। वियोजन के प्रकार समझ लिए। अब चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया के तीसरे प्रकार पर, विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या होगा कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, यानी उसको उस जगह से हटा देगा। और यही डेफिनेशन बोलती है, इन अभिक्रियाओं में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। यानी जैसे AB कोई यौगिक है और उसने रिएक्शन करी C से, और देन AC प्लस B हमें प्रोडक्ट के रूप में यानी उत्पाद के रूप में मिला, तो क्या किया, C ने B को विस्थापित कर दिया। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हमने Fe लिया है यानी आयरन लिया, और उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या कर दिया, मिला दिया, यानी उसको उसके साथ रिएक्शन करा दी, तो हमें क्या मिला, FeSO4 मिला और कॉपर मिला, यानी आयरन सल्फेट मिला और कॉपर मिला। तो आयरन ने क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया, यानी कॉपर को हटा दिया और कॉपर की जगह खुद जाकर बैठ गया और कॉपर को बाहर निकाल दिया, ठीक है। जैसे ही कॉपर को बाहर निकालेगा तो क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट पहले किस रंग में था, नीले रंग का विलयन था, और जैसे ही Fe इसको विस्थापित करेगा और FeSO4 बनेगा, वैसे ही वो किस रंग का हो जाएगा, हरे रंग का हो जाएगा। यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट था जो पहले कौन से रंग का था, नीले रंग का, और जैसे ही उसने विस्थापित किया और विस्थापित करने के बाद में FeSO4 बना, और अब इसका रंग कैसा हो जाएगा, हरा रंग हो जाएगा। और जो ये कील है इस पे किसकी परत चढ़ जाएगी, कॉपर की परत इस पे अब आ जाएगी, और ये परत कैसे होगी, भूरे रंग की परत होगी।
ठीक है। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन थी, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जिंक की अभिक्रिया हमने किससे कराई, कॉपर सल्फेट से कराई, और हमें क्या मिला, जिंक सल्फेट मिला और कॉपर मिला। तो इसके अंदर क्या हुआ, जिंक ने विस्थापित कर दिया किसको, कॉपर को विस्थापित कर दिया, यानी कॉपर की जगह ले ली, इसको हटा दिया यहाँ से। यानी जिंक जो है वो अधिक क्रियाशील है किससे, कॉपर से। उसने किसको विस्थापित कर दिया, कॉपर को विस्थापित कर दिया और कहाँ निकाल दिया, बाहर की ओर निकाल दिया। ठीक है। अब चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया के अगले प्रकार पर, और अगला प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया। नाम से पता लग रहा है कि जो विस्थापन होगा वो 2 बार होगा। ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इन अभिक्रियाओं में उत्पादकों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। यानी AB कोई यौगिक है और उसने रिएक्शन की किससे, CD से, और रिएक्शन करने के बाद में हमें मिला AC प्लस BD। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि 2 बार विस्थापन हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, देखो जो C है उसने B को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। वैसे ही B ने किसको विस्थापित कर दिया, C को विस्थापित कर दिया। यानी जो B था वो किसकी जगह आ गया, C की जगह आ गया, और जो C था वो किसकी जगह आ गया, B की जगह आ गया, और हमें क्या मिल गया, AC और BD मिल गया। यानी दोनों यौगिकों ने आयनों का आदान प्रदान किया और एक दूसरे को विस्थापित कर दिया। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। सोडियम सल्फेट को हमने बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई, तो हमें मिला बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। और इसके अंदर पता चल रहा है कि क्लोरीन है जो किसके साथ चला गया, Na के साथ चला गया, और SO4 चला गया Ba के साथ। तो हमें क्या मिल गया, BSO4 और NaCl मिल गया। यानी एक दूसरे को विस्थापित कर दिया इन्होंने, और तो एक कंपाउंड बना BSO4 और एक बना NaCl, यानी बेरियम सल्फेट मिला और सोडियम क्लोराइड मिला। जैसे ही रिएक्शन होगी हमें क्या मिला, बेरियम सल्फेट मिला, और बेरियम सल्फेट किस रूप में मिलेगा, हमें सफ़ेद अविलेय अवक्षेप के रूप में मिलेगा। और इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। यानी जो ये अभिक्रिया है ये कौन सी अभिक्रिया होगी, अवक्षेपण अभिक्रिया। अगला प्रकार है उपचयन एवं अपचयन। उपचयन क्या होता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास अथवा दोनों हो तो इसे उपचयन कहते हैं। यानी कोई भी अभिक्रिया हो उसके अंदर यदि हाइड्रोजन की वृद्धि हो या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो, यानी दोनों में से कोई एक भी चीज़ हो रहा हो या दोनों हो रहे हों, तो ऐसी अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं होंगी, उपचयन अभिक्रियाएं होंगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने कार्बन लिया है और कार्बन की रिएक्शन किससे कराई, ऑक्सीजन से कराई, और तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में वृद्धि हुई, कार्बन में पहले ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अब जैसे रिएक्शन हुई यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ आ गया, यानी ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, तो हमें मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, O2 में वृद्धि, यानी ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती है, उपचयन कहलाती है। ठीक है। ऐसे ही कॉपर जो है, कॉपर की रिएक्शन किससे कराई, O2 से कराई, और हमें क्या मिल गया, कॉपर ऑक्साइड मिल गया। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पहले कॉपर अकेला था और फिर जैसे ही रिएक्शन करा तो क्या मिल गया, कॉपर ऑक्साइड मिल गया, यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन आ गया, यानी ऑक्सीजन में वृद्धि हुई, और वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। अब समझते हैं अपचयन। अपचयन के अंदर क्या होता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना अथवा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। यानी क्या हो रहा है, जस्ट उपचयन का उल्टा हो रहा है, क्या, अपचयन। इसके अंदर क्या होता, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। तो ऐसी अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं होगी, अपचयन अभिक्रियाएं होंगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हमने हाइड्रोजन से कराई ऊष्मा की उपस्थिति में, और रिएक्शन होने के बाद में हमें क्या मिला, कॉपर मिला और H2O यानी जल मिला। तो आप देख सकते हैं कि पहले कॉपर के साथ क्या था, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही रिएक्शन हुई कॉपर अकेला रह गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन में ह्रास हुआ, और ह्रास होना क्या कहलाता है, अपचयन। यानी ऑक्सीजन में ह्रास होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। उसी प्रकार यहाँ देख सकते हो कि जो हाइड्रोजन था उसके साथ क्या जुड़ा, ऑक्सीजन आके जुड़ गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन में
वृद्धि हुई, और वृद्धि होना क्या कहलाती है ऑक्सीजन में? उपचयन कहलाती है। तो यहाँ पे उपचयन व अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हैं, और ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम? रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें क्या हो? उपचयन व अपचयन दोनों हो रहे हो, ऐसी अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। डेफिनेशन भी देख सकते हो, जिस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे हो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रकार पर, और अगला प्रकार है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं, और सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी इस अभिक्रिया में क्या होगा कि जब भी उत्पाद का निर्माण होगा तो ऊष्मा बाहर निकलेगी। उदाहरण देखते हैं, और उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन। जो हमारी CNG होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो यही होती है, और इसका दहन करा रहे हैं किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो हमें क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और जल मिल रहा है, साथ में ऊष्मा मिल रही है। और ये रिएक्शन एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही मीथेन जला ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना और ऊष्मा, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, जिसमें ऊष्मा बाहर निकल रही है। श्वसन क्या है? श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और जो भी हम खाना खाते हैं वो क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा हमें उससे प्राप्त होती है। श्वसन का मतलब सांस लेना नहीं होता, यानी ऑक्सीजन ही लेना नहीं होता। ऑक्सीजन का एक और इम्पोर्टेंट काम क्या है कि हमारे खाने को तोड़ना। अगला प्रकार है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो अभिकारक है उसको तोड़ने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? या तो ऊष्मा की, प्रकाश की, या विद्युत ऊर्जा की। यही हमें डेफिनेशन कह रही है कि जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमने चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट लिया और उसको ऊष्मा की उपस्थिति में रिएक्शन कराई, तो हमें क्या मिला? कैल्शियम ऑक्साइड, यानी बिना बुझा हुआ चूना मिला। तो हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के सारे प्रकार पढ़ लिए। अब हमारा अगला टॉपिक है संचारण, ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता व अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे कि धातु की ऊपरी परत कमज़ोर या संक्षारित हो जाती है, इसे संचारण कहते हैं। यानी क्या हो रहा है कि जैसे ही ऑक्सीजन या जल की उपस्थिति में कोई भी धातु रिएक्शन करेगी वो क्या होगी? कमज़ोर हो जाएगी, और कमज़ोर होना यानी संक्षारित हो जाएगी, यानी डिकेड होना शुरू हो जाएगी। उदाहरण से समझते हैं, और हमारा पहला एग्जाम्पल है लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग कैसे लगेगा? जब लोहा एक लंबे समय तक बाहर खुले में रखा रहेगा तो वो क्या होगा? ऑक्सीजन तथा जल के संपर्क में आएगा, और जैसे ही जल व ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो उस पर क्या होगा? भूरे रंग की परत जम जाएगी, और इसी को क्या कहेंगे? लोहे में जंग लगना। यानी धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? कमज़ोर होता जाएगा लोहा, यानी डिकेड हो जाएगा और संक्षारित होना शुरू हो जाएगा, और इसी को क्या बोलते हैं? लोहे में जंग लगना। ऐसे ही जो चांदी होती है उसके अंदर भी क्या होता है कि उसकी ऊपरी परत काली पड़ने लग जाती है, क्योंकि एक लंबे समय बाद वह ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे वो धीरे धीरे काली पड़ती जाएगी, ठीक है। वैसे ही जो तांबा होता है उसके जो ऊपरी परत होती है वो हरे रंग की हो जाती है। इसके अंदर भी क्या होगा कि वो धीरे धीरे ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, और ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद वो धीरे धीरे हरे रंग की परत बना लेगा। इस प्रकार हमने समझा कि संक्षारण क्या होता है। अब संक्षारण हुआ तो उसके बचाने के भी कुछ उपाय होंगे, तो चलिए देखते हैं इसके बचाने के उपाय। तो हमारा सबसे पहला बचाने का उपाय है जो हम रेगुलर बेस पे करते हैं, पेंट करना। आपने देखा होगा कि हम दरवाजे, खिड़कियां वगैरह को पेंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें संक्षारण से उसे बचाना है, यानी जल और वायु के संपर्क से हमें दूर रखना उसको। और हम जल और वायु के संपर्क से जैसे ही दूर रखेंगे वैसे ही जो हमारी धातु है वो क्या होगी? संक्षारित नहीं होगी, यानी हमारा लोहा जो होगा वो संक्षारित नहीं होगा। ऐसे ही जो यशत लेपन है, यशत लेपन के अंदर क्या करते हैं हम? जिंक की परत चढ़ाते हैं किस पे? एल्यूमिनियम पे, और जिससे क्या होता है वो
संचारित नहीं होता है। तो ये हमारे कुछ उपाय थे संचरण से बचने के लिए। विकृत गंधिता। विकृत गंधिता के अंदर क्या होता है कि जो वसयुक्त और तेलीय खाद्य पदार्थ सामग्री होती है वो वायु के संपर्क में आती है, और वायु के संपर्क में आने पर क्या होगा, उसका स्वाद भी चेंज हो जाएगा और उसके अंदर से क्या आएगी, गंध आने लगेगी। और गंध में जैसे ही उसमें गंध में परिवर्तन होगा, स्वाद में परिवर्तन होगा, तो इसी चीज़ को क्या बोलेंगे, विकृत गंधिता बोलेंगे। अब विकृत गंधिता को बचाने के कुछ उपाय भी होंगे, तो इसके उपाय देखते हैं। और इसके अंदर पहला उपाय है प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके। कैसे? जो हमारे घरों में अचार होता है, अचार के अंदर क्या डालते हैं हम, तेल का यूज़ करते हैं, और तेल कैसा काम कर रहा है, प्रतिऑक्सीकारक का काम कर रहा है। ऐसे ही क्या करेंगे, हम वायुरोधी बर्तनों के अंदर खाद्य सामग्री को रखकर भी विकृत गंधिका को रोक सकते हैं। ठीक है। वैसे ही हमारा नेक्स्ट उपाय है वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, यानी यहाँ क्या कर रहे हैं, हम नाइट्रोजन गैस का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है। जो आप चिप्स वगैरह की थैलियाँ देखते हो तो उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस। तो इस वजह से वो चिप्स खराब नहीं होती। ऐसे ही आजकल जितने भी फूड पैकेट्स आते हैं उसके अंदर कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, और उसकी वजह से वो खाना लंबे समय तक चलता है और वो खराब नहीं होता। ठीक है। ऐसे ही हम शीतलन द्वारा, यानी हम फ्रीज के अंदर खाने को रखेंगे तो वह खराब नहीं होगा और लंबे समय तक हम खाने को विकृत गंधिका से बचा सकते हैं। यानी विकृत गंधिका से बचने के लिए हम ये चारों तरीके अपना सकते हैं। पहला, प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके, वायुरोधी बर्तनों का उपयोग करके, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके, और शीतलन द्वारा यानी फ्रिज में खाना रखकर। इसी के साथ हमने अध्याय 1 का समापन कर लिया है। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके।